नाज़रीन, वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशियात फ़ारूक हबीब साहब ये कहते हैं कि 2018 से जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से इस हुकूमत को बहरानों का सामना है। बात तो सच है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा बहरान इस हुकूमत की किस्मत में शायद लिख दिया गया है और वो तमाम बहरानों को मुकाबला अब भी किया जा रहा है। चाहे वो हम मईशत की बात करें, वो भी एक बहरानी कैफियत थी। हुकूमत कहती है जिस वक्त हम आए थे उस वक्त मईशत का बेड़ा गर्क था, बुरा हाल था। चाहे वो अगर हम तवानाई की बात करें तब भी हुकूमत ये कहती है कि माजी की हुकूमतें गलत सौदे या महंगे सौदे करके चलेगा, जिसका खमियाजा आज आवाम को भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ साथ हमने देखा कि कोविड जो पैंडमिक था पूरी दुनिया के अंदर, ये वबाई, उसमें मौजूदा हुकूमत को भी सामना करना पड़ा। बहरहाल एक चैलेंज जरूर था। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये जोर कम हुआ तो फिर डेंगू, उसी के साथ साथ हम देखें पेट्रोल का बहरान, आटे का बहरान, अद्वियात और इसी के साथ साथ दीगर चीजें। और हालिया दिनों में हुकूमत भी जिस बहरान से निमट रही है और आवाम जिस परेशानी का सामना कर रहे हैं वो है गैस का बहरान, महंगाई का बहरान। ये वो चीजें हैं जिससे आवाम को इसका सामना करना पड़ रहा है। अपोजिशन की अगर हम बात करें, बातें तो बहुत करते हैं, वादे भी बहुत करते हैं और बड़ी बड़ी यानी जो है वो दावे ऐसे करते हैं कि कल हुकूमत को गिरा देंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज पीडीएम का पेशावर का जो जलसा हुआ, अगर तस्वीर आप देखें, स्क्रीन पर देखें तो अंदाजा हो जाएगा कि मुट्ठी भर लोग सिर्फ और सिर्फ इस जलसे के अंदर। तो ये पीडीएम, ये अपोजिशन हुकूमत को क्या टफ टाइम देगी। असेंबली के अंदर दावा कर दें, शिकस्त मिल जाती है। असेंबली के बाहर जो दावा करते हैं उसमें लोग इनका साथ नहीं देते। तो अपोजिशन से आवाम जो है वो भी मायूस नजर आते हैं, हुकूमत मुतमईन नजर आती है। तमाम तर जितनी भी जिम्मेदारी है माजी की हुकूमतों के कांधों पर डाल देते हैं। अपोजिशन की नाकामी सबके सामने है। लेकिन एक अहम बात जो सबसे ज्यादा बात करने की जिसके ऊपर है, और वो है आम अवाम, एक आम आदमी जो जहां पे जो कि मुख्तलिफ अपने हालात से मुकाबला कर रहा है, वो हमें परेशान इसमें नजर आते हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम बात करेंगे। और इसी के साथ साथ एक और जो खबर आई है वो भी साथ में हम बता दें कि कोरोना के लिए जो मख्तस फंड्स थे उसमें अरबों की माली बेजाब्तगियों का भी इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कोरोना वायरस के लिए मख्तस फंड में अरबों रुपए की माली बेजाब्तगियों का इंकशाफ किया गया है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें, चीदा चीदा बातें, जिसमें वेंटिलेटर की खरीदारी में चीनी कंपनी को $7 लाख इजाफी भी दिए गए हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहमद जवाद साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। मेरे साथ ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अहमद जवाद साहब, कैसे ये खत्म हो गए, बहरानों में निपटने में क्यों नहीं कामयाब हो पा रही है गवर्नमेंट? देखें फरीद रईस साहब, बात यह है कि किसी भी कौम के या मुल्क के बनने के लिए आपको सालों का भी नहीं बल्कि डिकेड्स का सफ़र करना पड़ता है। और पीटीआई की हुकूमत को जो 3 साल हुए हैं, अगर आप देखें इससे पहले खुद ही आपने जिक्र भी कर दिया, जैसे एनर्जी के बहरान का आपने जिक्र किया, माहौलियात का आप कर लें। अब लाहौर जो है दुनिया का नंबर 1 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, तो कहने का तो आप कह देंगे जी पीटीआई की हुकूमत, लेकिन पोल्यूशन का 7 दिनों से चल रहा है। हाँ, और पोल्यूशन का ताल्लुक जो है वो तो एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कोई आप 20-30 साल जब एक शहर को आप उसके हवाले से उन चीज़ों पे काम ना करें तो वो आलूदा होता जाएगा। वो तो एक लंबा होता है। फिर उसको अगर वापस लेके आना है तो फिर आपको जंगलात लगाने हैं, जिसको आप 10-15 साल का आप एक सफ़र कह सकते हैं कि जिससे आप दोबारा उसको रिवाइव कर सकते हैं। तो देखें, ये बड़े बड़े जितने भी बहरान हैं या जो चैलेंजेस हैं, इसका ताल्लुक जाहिर है कि एक बड़ी लंबी अरसे तक जब चीज़ें ख़राब होती हैं तब होता है। अहमद जवाद साहब, लोग लेकिन एक सवाल करते हैं कि चले ठीक है, माजी की जो गलतियां जो माजी की हुकूमतें कर गए, लेकिन गुज़िश्ता 3 बरसों से हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, बहुत ज़्यादा ना सही लेकिन कुछ तो रिलीफ या कुछ तो बेहतरी की उम्मीद होती है या कुछ तो बेहतर नज़र आता है, लेकिन मामलात और नीचे की तरफ जाते नजर आते। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि आपने कहा ना कुछ बेहतरी नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतरी हुई है। लेकिन जाहिर है कि जो बैकलॉग आप कह सकते हैं या जो बैगेज हमारे पास है उसके लिए तो बहुत अरसा चाहिए। मैं तो बल्कि यहाँ तक ये भी कहूँगा कि देखें, ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्होंने 15-15 साल हुकूमतें की हैं ना, और उसके बाद आज हम इस नेच पे पहुँचे हैं ना, तो अभी पीटीआई को भी 15 साल हुकूमत करनी चाहिए, 2023 के इलेक्शन के बाद भी और उसके आगे भी। और जब ये आप इतना टाइम जब पीएमएलएन को मिला है या पीपल्स पार्टी को मिला है, वो पीटीआई को अगर मिले तो इस मुल्क की किस्मत बेहतर हो सकती है, क्योंकि डायरेक्शन ठीक है।
لیکن اس ڈائریکشن میں ابھی چلنا پڑے گا. اس ڈائریکشن میں چلیں گے تو پھر ریزلٹس نکلنے شروع ہوں گے, اور ریزلٹس آئے ہیں ان 3 سالوں میں بھی. آپ کے ریزلٹس آئے ہیں. آپ ماحولیات کی اگر آپ بات کریں تو اس میں بھی نظر آئے ہیں. آپ اس ملک میں اوورسیز ریمیٹنس جو ہے $20 بلین $21 بلین اس سے اوپر کبھی گئی نہیں ہے. آپ کی $30 ارب کے اوپر چلی گئی ہیں. کہ یہ ایک اوورسیز کا یا جو کانفیڈنس ہے پاکستان میں, یا جو طریقے کو بہتر کیا, تو اس کا آپ کو رزلٹ نظر آتا ہے. آپ کی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری مشرف دور سے جب گرنی ہوئی اور لوگ سارے بنگلہ دیش چلے گئے, اور اس کے بعد 2 پولیٹیکل پارٹیز کا دور آیا, اب اس کا ریوائیول آپ کے سامنے ہو رہا ہے. تو چیزیں تو دیکھیں بہتر ہوئی ہیں. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ چیزیں بہتر نہیں ہوئیں, اور ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا کوئی 10-15 سال چاہیے تو تب جا کے ہوں گی. ریزلٹس آ رہے ہیں, ڈائریکشن ٹھیک ہے, ڈائریکشن میں, لیکن ہمیں ٹائم چاہیے. ہم نے انرجی کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو کم از کم 4-5 سال آپ کو چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ پرانے انرجی کے معاہدوں سے جان چھڑائیں, آپ نئی انرجی کے معاہدے کریں جس میں آلٹرنیٹ انرجی سولر اور ونڈ کو آپ ٹاپ کے اوپر رکھیں, جیسے کہ انڈیا نے کی ہے. رائٹ. یعنی کہ نہال ہاشمی صاحب, بات آپ نے سنی یہاں پہ. 3 سال ہوئے موجودہ حکومت کو, اپوزیشن 3 سال کے اندر ان کی ناک میں دم کیے رکھا ہے. 2 جماعتوں نے 15 سال سے زائد حکمرانی کی ہے. احمد جواد صاحب کہتے ہیں کم از کم موجودہ حکومت کو بھی اتنا وقت دیا جائے, ڈائریکشن ٹھیک ہے, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اور مریض ہے وینٹیلیٹر کے اوپر, زیادہ عرصے تک اس کو زندہ رکھنا ہے. اپوزیشن اس بات کی متحمل ہو سکتی ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں جناب. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرید, میرے بھائی نے ابھی 15 سال کی جو بات کی, تو یہ چند ہفتوں پہلے ایک جگہ میں گیا ہوا تھا, تو کسی نے کہا کہ دیکھو اکبر بادشاہ 50 سال, اورنگزیب 50 سال, انگریز 100 سال, فوجی حضرات جنرلز 30 سال, نواز شریف 3 ادوار میں 12-13 سال, پیپلز پارٹی بھی 10-12 سال, تو عمران خان کو بھی 15 سال دیا جائے. جیسے انہوں نے یہ بات کی, سارے گھر والے اس کے اٹھے اور اس کو وہ موٹی اور وہ گالی دی. 1-2 لوگوں نے کوشن بھی پھینک کے ماری کہ 3 سال میں جو ہمارا حال ہوا ہے تو 15 سال دے رہا. بہرحال یہ میں ایک وہ دوں گا, تجویز دوں گا جواد بھائی کو کہ گھر میں یہ بات نہ کر لیجیے گا, ورنہ بیگم جو آپ کے ساتھ سلوک کریں گی 3 ہفتے. نہال بھائی دیکھیں, گھریلو باتیں بالکل نہ چھیڑیں. ہم گھر کی باتیں, کوئی اجازت نہیں ہے گھر کی باتیں کرنے کی. نہال بھائی کو کہ 15 سال دے دیں ہمیں. آگے میرے بھائی نے کہا کہ جی ہمیں 15 سال دے. بھائی, آپ کے قائد نے کہا تھا کہ ہم 90 دن میں سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. تو 90 دن تو کیا, یہاں پر تو بڑے زیادہ 900 دن آپ کو دے دیے گئے. آپ نے اس کے باوجود کوئی چیز نہیں کیا. پھر آپ نے کہا کہ جی وہ کیا کہتے ہیں, ضابطے. یہ آپ سے کہہ رہا ہوں فرید بھائی, جی آپ نے کہا بے ضابطگی ہوئی ہے. فرید بھائی, آپ بھی میرے خیال سے بڑے معصوم آدمی ہیں کہ جب ہماری حکومت ہو تو کرپشن ہو, اور پی ٹی آئی کی حکومت ہو بے ضابطگی ہو. واہ, کیا خوبصورت الفاظ کے چناؤ آپ نے کمال کر دیا. ان کا ضابطہ کرنا کسی سے بھی ہو جاتی ہے, مگر کرپشن ہوتا ہے نا میرے بھائی. تو پلیز یہ بے ضابطگی اور کرپشن میں تھوڑا سا اپنی تمیز کو چینج کر دیں. دوسری بات یہ جو اپوزیشن کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن بھی کچھ نہیں کری, اور بھائی جان اپوزیشن کو جو کام کرنا وہی کر رہی ہے. ہمارا کام ہے لوگوں کی آواز بننا, احتجاج کرنا, ان کا ناختہ کرنا, ان کا ناک میں دم کر دینا, ان کو بار بار یاد دلانا. آپ نے اینٹی کرپشن بات کی تھی, آپ کے کیبنٹ میں دوائی, LNG, پیٹرول, آٹا, چینی چور بیٹھے ہیں. تو پوری کیبنٹ چوروں کی کیبنٹ ہے. ہمیں یہ بتانا ہے, ہمیں بتانا ہے کہ آپ کا اختیار نہیں, ہمیں بتانا ہے کہ اس ملک میں پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ میں آئین سازی ہوتی ہے, آرڈیننس سے ملک کو نہیں چلانا. نہال بھائی مجھے بتائیں, پارلیمنٹ کے اندر مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے بتا دیا, آج آپ نے اس کے لیے قانون پاس کیا. آپ ہمیں بتانا ہے کہ آپ نے ٹرمپ سے جو معاہدہ کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے آج آ کر کے یہاں پر کشمیریوں کا سودا کر لیا. ہمیں آپ کو بتانا ہے یہ ساری چیز. ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا, میں کسی سے قرضہ نہیں مانگوں گا. ہمیں بتانا ہے کہ آپ خودکشی نہ کریں, اپنے اوپر انحصار کریں, پوری دنیا میں ہماری بےزتی نہ کروائیں. آپ ہمارے ملک میں اللہ نے بڑے وسائل دیے ہیں, بڑے ٹیلنٹ ہے. ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ کہتے تھے کہ چور ہے وزیر اعظم اگر آٹا مہنگا ہے, چینی مہنگی ہے, پیٹرول مہنگی ہے, بجلی مہنگی ہے. ہمیں آپ کو یاد دلانا, ہم اور کچھ نہیں کر رہے. ہمیں آپ کو بتانا ہے نہال بھائی, یاد دلانے سے کیا معاملہ حل ہو جائے گا؟ ہمیں بتانا ہے, مجھے یہ تو بتا دیں, بتانے سے کیا ہو جائے گا مسئلہ حل؟
آپ کو ہمیں بتانا ہمارا فرض بنتا ہے. ہمیں بتانا ہے صاحب وہ 1 کروڑ یا 2 کروڑ کتنے مکان کتنے نوکریاں ہوں گے. ہمیں بتانا ہے جناب کہ وہ جو مکان آپ نے بنایا کاغذوں میں بنایا تھا وہ عملی طور پہ کب آپ نے بنایا. تو وہ ساری چیزیں ہمیں بتانا. یہ اپوزیشن کا کام ہے اور ہم اپنا کام پاکستان کی اپوزیشن احسن طریقے سے کر رہی ہے. چلیں آپ نے کہا یہ آپ نے بتانا ہے، لیکن پی ڈی ایم کے اوپر یا پارلیمان کے اندر ابھی بھی اپوزیشن کو وہ نمبرز حاصل نہیں ہیں. پی ڈی ایم کے اندر ابھی بھی عوام کا وہ نمبرز وہ ہجوم وہ آپ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. میں سینیٹر مشتاق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ جہاں تک اس سے پہلے بات کی تھی، جو نہال صاحب بھی بات کریں، موجودہ حکومت وزیر اعظم عمران خان جب وہ اپوزیشن میں تھے، جب اس وقت وہ گورنمنٹ میں نہیں تھے، تب انہوں نے 90 روز کی بات کی تھی جس کو آج اپوزیشن بار بار دہراتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی یہ کہتے ہیں کہ 1 دن کی حکومت ملے تو نظام انصاف قائم کر دوں گا. کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں فرید بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنی آپ نے باتیں کی ہیں، نہال صاحب نے باتیں کی ہیں، مجھے اس سے اتفاق ہے. اس وقت پاکستان کے عوام شدید تکلیف میں ہیں اور میں ابھی باجوڑ ایجنسی سے آ رہا ہوں. یہاں باجوڑ ضلع سے 150 روپے فی لیٹر پیٹرول مل رہا ہے. کوئی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز قبائلی علاقوں میں نہیں ہے. میں ابھی باجوڑ سے نکلا ہوں، پھر ممن ضلع سے ہوتے ہوئے ابھی 4 میں روڈ پہ ہوں، میں داخل ہو گیا ہوں. سڑکوں کا برا حال ہے، ہاسپٹل نہیں ہے، اسکول نہیں ہے. فاٹا کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم ان کو 100 ارب روپے پر ایئر دیں گے، تو خود حکومت کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ہم نے 3 سالوں میں 300 کے بجائے 112 ارب روپے دیے ہیں، 37%. یہ ریلیز ہوئی ہے. یوٹیلائزیشن آپ کو پتہ ہے کہ ریلیز کے مقابلے میں یوٹیلائزیشن بہت تھوڑی ہوتی ہے. سینیٹر صاحب میں ایک بات ایڈ کر دوں، آپ خود بھی جماعت اسلامی کے پی کے صدر بھی ہیں. گزشتہ حکومت کے اندر جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے ساتھ صوبے کے اندر اتحادی جماعت تھی. اگر کے پی کے کی یہ حالت اظہار اگر آپ بتا رہے ہیں یہاں پہ، تو اس کے اندر آپ بھی تو ذمہ دار ہوئے یا آپ کی جماعت بھی تو ذمہ دار ہوئی؟ میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. دیکھیں، ایک تو سراج الحق صاحب نے جو بات آپ نے کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے، اور وہ اس طرح نظام انصاف قائم ہوتا ہے کہ حکمران جو کہتا ہے وہ کرنا شروع کر دے اور حکمران عوام کی طرح رہنا شروع کر دے. تو پھر عوام بھوکے رہیں گے، صبر کریں گے. عوام ننگے پاؤں رہیں گے، صبر کریں گے. عوام تکلیف میں ہوں گے لیکن صبر کریں گے. اس لیے کوئی دیکھیں گے ہمارا حکمران بھی اسی طرح ہے. لیکن کیا اعتبار رہے گا؟ بھوکے ہیں، عوام ننگے ہیں، اعتبار رہے گا؟ حکمران ہیلی کاپٹر میں ہوں اور پروٹوکول کے مزے لے رہے ہوں، تو اس کے نتیجے میں پھر پرابلم ہوتا ہے. سینیٹر صاحب، عوام کو اعتبار ہوگا کیونکہ آلریڈی عوام کو یہ بات کہی گئی تھی 90 روز میں، جس کے اوپر آج یہ اپوزیشن کہتی ہے، آپ سب کہتے ہیں جناب 90 روز میں. 90 تو پھر بھی بہت زیادہ ہے. یہاں تو سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 دن کی حکومت ملے. میں نے کہا ایک دن میں جب وہ عوام کی طرح رہنا شروع کر دے، عوام کے لیول پر آ جائیں، تو 1 دن میں نظام انصاف قائم ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا جو بڑا ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے، وہ قوم کا خادم ہے. وہ قوم کی طرح رہنا شروع کر دیتا ہے، قوم کے لائف سٹائل کو اپنا لیتا ہے. تو یہ نظام انصاف ہے اور اسی کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ٹالرنس اور برداشت پیدا ہوتی ہے اور یہ جو طبقاتی تقسیم ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. اسی کو نظام انصاف کہتے ہیں کہ حکمران اور عوام ایک ہو، 2 پاکستان نہ ہو، عوام کا پاکستان اور حکمران کا پاکستان یہ نہ ہو. لیکن سینیٹر صاحب میں آپ کے اس جواب چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی اتحادی رہے ہیں. آج جو حالت اظہار بتا رہے ہیں، دیکھیں یہ جو میں نے بات کی ہے یہ میں ارسطوائل فاٹا کی ہے. ارسطوائل فاٹا 2018 میں 25ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے مرج ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور 25ویں آئینی ترمیم جون 2018 میں ہوئی. جون 2018 کے بعد جولائی 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے. اس کے بعد ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ تھے مارچ 2018 تک. اور اس وقت بھی ان کی صوبے میں حکومت تھی، وفاق میں نہیں تھی، اپوزیشن میں تھے. ان کے نعرے جو تھے اور ان کے پروگرام جو تھا اس کی بنیاد پہ ہم نے ان کے ساتھ ایک ریٹن ایگریمنٹ کیا تھا. اور آپ دیکھیں ان 3 سالوں کے اندر ہم نے لوکل باڈیز الیکشن کرایا، وہ ہمارے پاس یہ ڈپارٹمنٹ تھا. اب ان کے 3 سال ہو گئے ہیں لوکل باڈیز الیکشن نہیں کرائے. ہم نے فائنانس ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس تھا، ہم نے اس میں انٹرسٹ فری بینکنگ شروع کر دی. خیبر بینک کے اندر انٹرسٹ فری جیسے ہی ہم گئے اس میں کنوینشنل بینکنگ شروع ہو گئی. تو ہم نے زکات 3-5 سالوں میں زکات کا ایک بھی اسکینڈل نہیں آیا. ابھی تو کورونا کے اندر جو ہے جس طرح نہال صاحب نے بتایا بلینز آف روپیز آئی سے جمع پاکستان بتا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس 3 سال زکات کا. پھر آپ دیکھیں کہ سینٹ کے الیکشن میں ان کے 20 MP بک گئے، لیکن ہمارے ساتھ آج جو ان کے ساتھ تھے وہ بالکل اپنی جگہ پہ قائم رہے، کھڑے رہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم نے ایک معاہدے کے تحت گئے تھے.
क्लियर कट मुआहिदा था, रिटन मुआहिदा था, उसके ऊपर परवेज खटक साहब के दस्तखत थे, उसके ऊपर सिराजुल हक साहब के दस्तखत थे, और हम उसी डोमेन के अंदर रहते हुए हमने अपना कारकर्दगी दिखाई है। उस वक्त इनके पास वफाक की हुकूमत नहीं थी, उस वक्त इनके पास मुकम्मल इख्तियार नहीं था, इस वजह से उनके पास उस वक्त जवाब था कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। सूबे की एक हुकूमत है, छोटा सा सूबा है, उसका अपना एक छोटा सा लेकिन मैंडेट है। सेनेटर साहब, आज अगर विफाक में हुकूमत मिल गई है तो 3 साल भी तो नाकाफी हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है। एक ब्रेक लेते हैं और आप बात करें एक दिन की हुकूमत मिल जाने के ऊपर और अवामी अंदाज से रहने के ऊपर। यहाँ तो कहा जाता है कि जो तनख्वाह मिलती है उस पर गुजारा नहीं होता, अवामी अंदाज से रह के कैसे मुमकिन हो सकता है? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अहमद जवाद साहब, आपने दोनों बातें सुनी, निहाल साहब की भी और सेनेटर मुश्ताक साहब की भी। और जो सेनेटर साहब बात करते हैं, सिराजुल हक साहब ने जो बात की है कि एक दिन की भी मिल जाए तो निज़ाम इंसाफ, इसका मतलब है कि आपको जो बात कही जाती है 90 रोज़ वाली, वो भी पूरी नहीं हो सकी। और डेफिनेटली आप कहते हैं कि 15-15 साल अगर उनको मिले तो आपको भी उतना ही वक्त चाहिए बेहतर करने के लिए। लेकिन 90 रोज़ तो सिर्फ आपको अपनी एक डायरेक्शन जो है वो मुतय्यन करने के लिए आपको चाहिए, ताकि आप उस रास्ते पे चलें और फिर आप तब्दीलियां लेके आएँ। लेकिन एक जो पॉइंट अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट के हवाले से आपके सवाल पे एतराज़ भी हुआ है, बेज़ाब्तगी और करप्शन वाला, मैं उसको थोड़ा टेक्निकली उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, ऑडिटर जनरल जो है वो एक ऑडिटिंग अथॉरिटी है, फाइनेंशियल ऑडिटिंग अथॉरिटी है, वो कोई इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी नहीं है और वो कोई जजमेंट नहीं पास कर सकती। वो ऑडिट कर सकती है और कहीं पे भी प्रोसीजरल फ्लॉज हैं, प्रोक्योरमेंट के अंदर कोई फ्लॉज हैं, डेफिशिएंसीज हैं, वो ऑडिट रिपोर्ट में आ जाते हैं जी कि इनमें ये ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेट होगा। सो इसको आप माली बेज़ाब्तगी ही कहेंगे कि उसमें प्रोसीजरल फ्लॉज हैं। अब इसमें निहाल साहब गिला करते हैं इसके बाद अगर करप्शन अगर इसमें है तो वो तो फिर नैब का काम है या FIA का काम है, और अगर आपने किसी को करप्ट साबित करना है तो वो कोर्ट का काम है, ऑडिटर जनरल का नहीं है। देखिए, अपोजिशन का किरदार जो आप भी आपने ये सवाल किया, देखिए हम अपोजिशन का हक है वो तनकीद करे, वो गुस्सा करे, वो एहतजाज करे, ये उनका काम है बिल्कुल। लेकिन अगर आप अपोजिशन के किरदार के हवाले से अगर ये सवाल करते हैं या मीडिया में ये सवाल आता है तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अपोजिशन को अगर न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की हिस्ट्री की न्यूमेरिकली सबसे शायद स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन होगी न्यूमेरिकली, नंबर्स के एतबार से। लेकिन आप इसका जो प्रोटेस्ट या इसकी इफेक्टिवनेस जो एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है देखा जाए तो वो शायद सबसे कमजोर तरीन अपोजिशन होगी। खुशी तो होती होगी, ठीक है ना? अब देखें, मैं खुशी तो होती होगी कि मैं ये कहता हूं कि दूसरे के फेलियर पे खुशी मनाने की बजाय हम अपनी परफॉर्मेंस पे ही फोकस अपना रखें। इसलिए मैं उस पे नहीं तवज्जो दे रहा। हमने 2023 के इलेक्शंस में जब जाना है तो हमने इनकी फेलियर्स के बुनियाद पे वोट नहीं मांगने, हमने अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वोट मांगने हैं। लेकिन चूंकि ये जिक्र होता है और अपोजिशन के क्लेम्स जो हैं वो पिछले सवा तीन साल में रिपीटेडली कि ये गवर्नमेंट जा रही है, ये अवाम जो है वो तंग हैं और अवाम जो है ना वो इनसे वो देखें ना ये अवाम को इस पे कन्विंस कर सके। अगर कन्विंस किया होता तो अवाम सड़कों पे, लेकिन अवाम है परेशान। निहाल साहब, परफॉर्मेंस पे फोकस है गवर्नमेंट का और अवाम तो एक बड़ा तकिया करती है कि कोई हो साथ बाहर निकलने वाला तो उसका साथ दे। लेकिन चूंकि उस तरह से नंबर्स ही नहीं है, जिस तरह से अहमद जवाद साहब ने कहा, न्यूमेरिकली अगर देखे तो ठीक है, लेकिन वीकेस्ट अपोजिशन। देखिए, परफॉर्मेंस तो गवर्नमेंट की बहुत ही कमाल की है। NCOC में करप्शन, दवाइयों में करप्शन, और गवर्नमेंट के इदारे कहते हैं, शुगर कमीशन कहती है कि 300-400 अरब का करप्शन, आटा का करप्शन, LNG का करप्शन, बिजली नवाज शरीफ के दौर में थी 9 रुपए यूनिट, आज है 22 रुपए यूनिट। आप नाम उठाएं, जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीरें, करप्शन की तस्वीरें, और उसमें PTI के वुज़रा नजर आते हैं। तो बाहर निकलते क्यों नहीं है निहाल साहब? बाहर क्यों नहीं निकलते? सर सुन तो ले, किससे का हम बाहर नहीं निकलते? हम इनके तरह बाहर निकलने वाला काम नहीं करते हैं, ना इनके इत्तेहादियों की तरह काम करते हैं कि तोड़ फोड़ करें, इमलाकों को नुकसान पहुंचाए, गाली गलोच करें, लोगों को मारे, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को मारे। हम ये काम नहीं कर सकते। हम सियासी लोग हैं, हम अपने मंशूर के बुनियाद पे चलते हैं, हम एहतजाज करते हैं। और आपने देखा नहीं, PDM के बहुत बड़े बड़े जलसे। मगर एक बात बता दूं, लग पता जाएगा, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है, मानता हूं मैं,
नियालबे में मानता हूं हुए नंबर्स नजर आए, लेकिन अब नहीं है, अब आवाम उस तरह से बाहर नहीं आ रहे। आप देखिएगा अभी जब हमारे रैलीज निकलना शुरू होंगी और जब हम मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च, क्योंकि अगर हमने और आपने और किसी ने, मैं इवन जवाद साहब से भी कहता हूँ, अच्छे आदमी है, कि जनाब आप कौन किसकी जंग लड़ रहे हैं, लोग आपके देखिए ये तो मानते हैं ना कि आज बहुत ज्यादा महंगाई है। अच्छा, आपने ये तो कल का मानते जलसा हैं कि देखा? नवाज शरीफ के दौर में महंगाई थी, आज उससे कई गुना। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई नहीं थी, लोग सुख के सांस ले रहे थे, रूल ऑफ लॉ के तहत चलाया जाता था निजाम को, उसूल पे बात हुआ करता था, लोगों को इज्जत और रवादारी का कल्चर नियाल था। साहब, कल का जलसा देखा आपने? आज एक मिनट, अगर आज हम अपने अवाम के साथ ना खड़ा हुए, हाँ, हर किसी को मैं दावत देता हूं तो आप मुनाफकत करेंगे, क्योंकि वो जो डेली वेजर्स हैं, जो छोटे किसान हैं, जो रिक्शे वाले हैं, जो ठेले वाले हैं, जो तालिब इल्म है, वो जो मोटरसाइकिल पे 100 रुपए का पेट्रोल डलवा के बहुत दूर तक जाते हैं, वो हमारी मासियां जो काम करते हैं, लोगों के घरों के बर्तन साफ करती हैं, बर्तन साफ करने के बावजूद आज उनको रोटी मुयस्सर नहीं, उनके लिए, उनके बच्चों को तालीम मुयस्सर नहीं है, उनके लिए कोई अस्पताल नहीं है, उनके लिए कोई दवाई नहीं है, और वो बिजली का बिल जब देखते हैं तो यकीन जाने उनके दिल पे अटैक होता है। चले वो मैं घर जरा तक सेनेटर मुश्ताक साहब की तरफ आता हूं। आपने जो तमाम बातें की हैं, ये तमाम चीजें जो की हैं, मैं सेनेटर मुश्ताक साहब, ये जो बात आप सुन रहे हैं, इस वक्त जमात इस्लामी यानी आपका स्ट्रैटेजी क्या है? अगर यही वो चीजें आप कहते हैं कि इस वक्त विफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और आप भी अगर परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आपका क्या रोल है इस वक्त, ताकि अवाम के साथ आप भी निकलें और हुकूमत को मजबूर करें उन चीजों को करने के लिए जो आप लोग चाहते हैं? हम एक तो पार्लियामेंट की सतह पे एक जॉइंट अपोजिशन है, उस जॉइंट अपोजिशन का पार्लियामेंट के अंदर हम हिस्सा हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री अपोजिशन। हमारी पार्लियामेंट से बाहर अपनी प्लेटफॉर्म से हम जदोजहद कर रहे हैं, और हम इस हवाले से जो कुछ कर रहे हैं वो ये है, नंबर एक, हम आवाम के दुख, दर्द और एहसासात की तर्जुमानी कर रहे हैं जलसे, जुलूस और पब्लिक मोबिलाइजेशन की सूरत में। जो महंगाई है, जो बिजली गैस कीमतों में इजाफा है, अद्वियात की कीमतों में इजाफा है, जो किचन आइटम्स है, एसेंशियल्स है, उसकी कीमतों में इजाफा है, जो हेल्थ और एजुकेशन का सेक्टर बेल्ट क्या है। आपको ये जान के हैरत होगी, अभी HEC ने गुज़श्ता दिनों स्टैंडिंग कमेटी में हमारे साथ आदाद शुमार शेयर किए कि कराची यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ये बिलो 50% परफॉर्मेंस के साथ जा रही है, बिलो 50%। कॉमसेट जो है, तो कॉमसेट जो पाकिस्तान का था और नस्ट जो पाकिस्तान के थे टॉप 600 में थे, अब 800 पे चले गए हैं, 800 पे चले गए हैं। तो हम इस दर्द को बयान कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा सेनेटर साहब, मुझे एक चीज और बता दें, पीडीएम का एक प्लेटफॉर्म है। हुकूमत से कहते हैं कि आपने खुद जो वादे किए थे वो आपने पूरे नहीं किए, आपने वो वादे वो झूठ साबित हो गए। एक अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई हमारे पास जो है, मैंने जो मंशूर दिया था, जो कल क्लेम्स दिए थे, उसमें नाकाम हो गए, तो आप विड्रॉ कर लें सेनेटर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, कहीं पे अखलाकियात आज तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर हमें तो शायद नजर नहीं आई है, शायद आगे चल के कोई डार्क बेल डल जाए, लेकिन कभी भी अखलाकियात जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी हमें उस तरह से मिसाल नहीं मिलती। दूसरी बात ये कि पीडीएम का एक प्लेटफॉर्म है, आप कह रहे हैं कि आवाम को आप मोबिलाइज करेंगे, पीडीएम के प्लेटफॉर्म के जरिए उसके थ्रू जो है वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च एक आना है, लॉन्ग मार्च का इरादा रखते हैं, आप कोई अलहदा से लोगों को मोबिलाइज करेंगे या पीडीएम के इसी एहतजाज और लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन जाएंगे? हमारी 28 नवंबर को इस्लामाबाद में जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा यूथ के साथ किया था, हम यूथ को लेके ला रहे हैं इस्लामाबाद 28 नवंबर को इंशाल्लाह। और तो या बैठेंगे या सिर्फ ला के चले जाएंगे? ये बैठेंगे नहीं, फिलहाल तो ये सिर्फ हमारा मार्च है, यूथ का मार्च है, बेरोजगार यूथ का मार्च है। उन 1 करोड़ बेरोजगारों को हम अपील कर रहे हैं जिनको इनके साथ वादा किया गया था, और जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक के लेबर सर्वे जो हुई है, पाकिस्तान लेबर सर्वे, उसके मुताबिक बेरोजगारी बढ़ी है, गुज़िश्ता हुकूमत की निस्बत बेरोजगारी बढ़ी है, उसमें इजाफा हुआ है। खुद हुकूमत आप पीडीएम के साथ क्यों नहीं मर्ज हो जाते सेनेटर साहब? पीडीएम जो लॉन्ग मार्च, निहाल साहब कह रहे हैं कि अभी हम देखेंगे इतना बड़ा लॉन्ग मार्च आएगा। ये तो हमारी पार्टी की पॉलिसी है और स्ट्रेटेजी है कि हम एहतजाज, इंतखाब और सियासी जदोजहद अपनी प्लेटफॉर्म से करेंगे, किसी के और के प्लेटफॉर्म से नहीं करेंगे। ये हमारी एक स्ट्रेटेजी है, हमारे एक पार्टी पॉलिसी है, और उस पार्टी पॉलिसी को लेकर हम चल रहे हैं। राइट सर, मैंने एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक के बाद आ जाएंगे जरा, तो इसी के ऊपर मजीद आगे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद अहमद जवाद साहब। पीडीएम भी लॉन्ग मार्च लेके आ रही है, 28 तारीख को जमात इस्लामी भी यूथ के साथ आ रही है, वो भी एहतजाज करें, कैसे डील करेंगे सर? प्रेशर तो पड़ेगा आप पे। देखें फरीद रईस साहब, अपोजिशन की लॉन्ग मार्च, उनके धरने, उनके एहतजाज, तो मेरा ख्याल है कि वो अब अवाम भी उससे उनको कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ मीडिया के ऊपर 2-4 दिन, एक आध हफ्ता जो है उसके ऊपर बातचीत हो जाती है, एक सब्जेक्ट हो जाता है, डिस्कशन हो जाती है। अपोजिशन को भी कुछ करने का कोई ना कोई जो टाइम उन्होंने गुजारना है वो अपनी एक मौजूदगी को साबित करने के लिए वो कर लेते हैं। मैं नहीं समझता कि इनका इंजाम जो है पीडीएम की लॉन्ग मार्च हो या एहतजाज हो या जमात इस्लामी का हो, ये तो देखें हम पिछले 3.25 साल से हमने यके बाद दिगरे मौलाना फजलुर रहमान के धरने से लेके पीडीएम से लेके ऐवान के अंदर, ऐवान के बाहर, सड़कों पे, गलियों में, हर जगह इन्होंने जो भी जगह हो सकती है वहां पे इन्होंने कोशिश की और इसमें अपोजिशन नाकाम हुई है। ये हमारे लिए खतरा नहीं है। खतरा क्या है सर? खतरा सिर्फ जो मैं समझता हूं कि जो एक हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट की जा रही है महंगाई के हवाले से, हमें थोड़ा सा इसमें एक अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। नहीं, मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं, आप भी ग्रोसरी, आप भी किचन आइटम्स, आपका भी बजट यकीनन इफेक्ट हुआ। मैं आपको बताता हूं, मैं अभी टर्की से होके आ रहा हूं जो कि दुनिया में सेकंड हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है, 19%, तकरीबन 20% के करीब पहुंच रहा है। इनकम भी तो है ना। मैं आपको सिर्फ मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि मेरी खुद तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। मैं सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहा हूं, अब मैं उस फिगर्स की बात नहीं कर रहा, परसेंटेज में कह रहा हूं सेकंड हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है। लेकिन वहां पे कोई ये डिस्कशन किसी टीवी चैनल के ऊपर मैंने नहीं देखी। सिर्फ एक चीज के ऊपर जरूर उनका वहां पे कंसर्न होता है कि उनका लीरा जो है वो तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा जो है वो गिरा है। ठीक है ना। मैं ये कहने का मकसद ये है कि देखें हमारी इस वक्त एक तो हमें काउंटर नैरेटिव, एक तो हमें अपना काउंटर नैरेटिव पेश करना है जो अपोजिशन के एतराजात है, दूसरा अपनी परफॉर्मेंस को पेश करना है, और 1.5 साल के अंदर जो बाकी टाइम रह गया है हमने इन प्रोजेक्ट्स को, जैसे मैंने सड़कों का आपको बताया नहीं कि 3,500 किलोमीटर जो है इंक्लूसिव ऑफ टेंडर्स हम कर चुके हुए हैं, जो कि 4 गुना ज्यादा हैं जो पीएमएलएन ने अपने 5 राइट सर। चूंकि टाइम शॉर्ट है सर, निहाल साहब शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा, आप भी और सेनेटर मुश्ताक साहब भी। निहाल साहब, कोई खतरा नहीं है गवर्नमेंट को आपके लॉन्ग मार्च से या फिर जमात इस्लामी के एहतजाज से? देखिए, गवर्नमेंट को खतरा हो ना हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आज गवर्नमेंट गिराने, उठाने, बैठाने की बात नहीं करें, हम आज इक़्तिदार की बात करें और लोगों को सहूलत देने के लिए, सस्ते अशियाए खुर्दनूश देने के लिए, अच्छी गवर्नेंस पैदा करने के लिए, माशी हालात को बेहतर करने के लिए, लॉन्ग मार्च से ये सब कुछ मिल जाएगा के लिए, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए बात करें। हम इनके तरह खाली चेयर से 126 दिन नहीं बैठेंगे। बात सारी है कि ये बड़े मासूम से लोग हैं, ये देखिए ये मक्खी मार रहे हैं। चलो हम तो लोगों को मोबिलाइज करें, ये कर क्या रहे हैं 3.5 साल से? मक्खी मार रहे हैं या करप्शन मार रहे हैं? तीसरा कोई काम इन्होंने अगर चले, मैं आगे सेनेटर मुश्ताक साहब से इसी बात का जवाब लूं। सेनेटर साहब, ये जो मार्च है या आप अपना मोबिलाइज करके लाएंगे, इससे मसाइल हल हो जाएंगे जो बातें हो रही हैं इस वक्त? ये मार्च और धरने जो हैं ये तो अवाम दर्द में है, तकलीफ में है, ये तो उनकी दुख और दर्द को जबान देना है। अगर कोई शख्स तकलीफ में है और आप उसे इज़हार ताज़ियत करते हैं, इज़हार हमदर्दी करते हैं, तो ये भी उनको हौसला बढ़ाता है। तो ये तो हम उनके दुख और दर्द के जो जुल्म हुकूमत उनके साथ कर रही है, इस दुख और दर्द में, इस जुल्म के खिलाफ हम उनके साथ अपनी इज़हार हमदर्दी करते हैं। जहाँ तक जवाद साहब ने तुर्की की बात की कि वहाँ पे 19% इन्फ्लेशन रेट है, वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट 19% होगा और सिर्फ इन्फ्लेशन होगा। यहाँ तो इन्फ्लेशन और महंगाई भी है, यहाँ तो करप्शन भी है, यहाँ तो बेड गवर्नेंस भी है, और यहाँ तो रुपए की डिप्रिसिएशन भी है। यहाँ तो ब्रिगेड की सूरत में मसाइब और तकालीफ यही मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये तमाम चीजें हैं तो आपके एहतजाज से तमाम चीजें बेहतर हो जाएंगी? शॉर्ट जवाब दीजिएगा। हमारी एहतजाज से अवाम को उम्मीद की किरण नजर आएगी कि कोई है जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है और अवाम के एहसासात और जज्बात। राइट सर, आई हैव टू थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया आपका निहाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब। सर थैंक यू सो मच। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा।